हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करते हैं डेली के 5 करंट अफेयर्स एंड 5 स्टैटिक टॉपिक। और आज का स्टैटिक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग CSAT कोर्स फ्रॉम 1st of March, so do register for that course by going on to www.thelaymanway.com। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज लेक्चर 18 एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अबाउट पद्मा अवार्ड्स, है ना। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? अ हायर कैटेगरी ऑफ पद्मा अवार्ड कैन बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन ओनली वेयर अ पीरियड ऑफ at least 5 years has elapsed since conferment of earlier पद्मा अवार्ड। मतलब दो पद्मा, मतलब अगर एक बार पद्मा अवार्ड मिल चुका है तो दूसरा आपको 5 साल बाद ही मिल सकता है ना। तो दिस इज़ करेक्ट, वी हैव सीन इन आवर करंट अफेयर्स के लेक्चर में, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है? इट सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व, है ना। ये भी नॉर्मल है, ये भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? द अवार्ड डज नॉट एड अप टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज एज अ सफिक्स, है ना। ऑब्वियसली आर्टिकल 18 में जो होता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उसमें आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, है ना, एक्सेप्ट अगर आपका एकेडमिक है या मिलिट्री है ना, इनको छोड़ के बाकी नहीं लगा सकते, है ना। तो थर्ड भी सही है। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट इज रिलीज बाय, किसने रिलीज़ की है? UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, WEF या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो आपको लगेगा यार यहाँ पे माइग्रेशन है, यहाँ पे भी माइग्रेशन है, इसी ने रिलीज़ की होगी, है ना, और आप गलत करके आ जाओगे, है ना, क्योंकि ये इसने रिलीज़ नहीं की है। ये किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। इसीलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। दिस इज़ बाय वर्ल्ड बैंक। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड की थी? राजा राम मोहन रॉय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद या फिर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर भी बोलते हैं ना। तो किसने की थी? वीर सावरकर जी ने करी थी अभिनव भारत सोसाइटी। बहुत फेमस है ये सोसाइटी, है ना। आज का आपका होमवर्क यही है कि जाके एक बार इसको, इस सोसाइटी को रिवाइज कर लेना कि क्या सोसाइटी थी, है ना, किस कंटेक्स्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पैक के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी कौन सी सही है। इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, है ना, ये सही है। ऑडिट, कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है एंड कैग एक्ट्स एज अ गाइड एंड फिलोसफर टू दिस कमेटी, है ना। दूसरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो ये भी सही है ना। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तीसरा क्या बोल रहा है? द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भाई रूलिंग पार्टी का नहीं होता, ऐसा कन्वेंशन बन गया है कि वो अपोजिशन पार्टी का होता है ना। अपोजिशन पार्टी का होता है, कन्वेंशन है, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग हो जाता है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, है ना। अगर आपको पहले तो नहीं मालूम थे, अगर बस ये भी देख लेते कि थर्ड रॉन्ग है, तो भी आंसर आ जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज यूक्रेन इज हेल्ड बिटवीन, यूक्रेन किसके बीच में होती है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया USA। तो इंडिया तो है ही सब में, है ना। तो इस इंडिया की बस किसके साथ होती है? मालदीव्स के साथ। देखा था हमने, है ना, किसके साथ होती है? मालदीव्स के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमिल। अच्छा। The Ikta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Okay. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. तो देखो ये जो इक्ता सिस्टम है ना यार, ये इक्ता सिस्टम कब कब आया था? भाई उसी के टाइम था, है ना, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का टाइम था। बट क्या ये एंशियंट है?
और इंडिजीनियस मतलब इंडिया का है, इंडिया का तो नहीं है ये, क्योंकि ये बाहर से लोग लेके आए थे। मिडिल आपका ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का है ये इतना सिस्टम है ना। वहीं ईस्ट एशिया से बेसिकली आया है ये, वेस्ट एशिया से, सॉरी वेस्ट एशिया से ये आया है ना। इट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया का तो नहीं है ये, है ना, इंडिया का तो डेफिनेटली नहीं है। तो सेकंड तो गलत ही है। बट अगर सेकंड गलत भी है तो भी हमारा दो ऑप्शन में हम फंस रहे हैं, 1 एंड 3, है ना। तो 1 आमिल है, आमिल वैसे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए होता तो है। थर्ड क्या बोल रहा है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। खलजी के सल्तनत में नहीं आया था ये, मुगल्स के टाइम में आया था ये। और जो मीर बख्शी वाला है ये उस टाइम था, मुगल्स के टाइम आया था। इट इज़ नॉट अंडर खलजी सुल्तान, है ना। तो थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, है ना। और वैसे भी आमिल्स आप पढ़ते हो, ये मतलब बेसिक ही हैं ये सारे। आमिल्स जो हैं वो रेवेन्यू कलेक्शन ही करते थे उस टाइम, है ना, मुगल्स के टाइम। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है पर्सन्स और दूसरा है क्या पोजीशन ये हेल्ड करते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। दूसरा क्या है, केसी नियोगी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा है पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई। ये तो सही है ही, सीपीआई इन्होंने ही फाउंड की थी, है ना। नहीं सॉरी, पीसीआई के जनरल सेक्रेटरी ये थे सीपीआई के, हाँ ये सही है। दूसरा क्या है, केसी नियोगी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है। तेज बहादुर सप्रू ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, ये भी सही है। क्योंकि उस टाइम अगर आपको मालूम हो, जब 1918 के टाइम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो उसमें मॉडरेट्स जो है उन्होंने कुछ चेंजेस से इसको एक्सेप्ट कर लिया था, बट एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था ना, जिस वजह से इनमें फिर से एक बार दरार आ गई थी। तो फिर कुछ वो जो थे, क्या नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इन सब ने मिल के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये नेशनल लिबरेशनल फाउंडेशन जो बनाई थी, है ना, नेशनल लिबरेशन, इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, INLF, है ना, इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन बनाई थी ना। उसमें ये भी मेंबर थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे उसमें, है ना। और एक बार ये ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बने थे, है ना। तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। क्या होता है ये इंडेंचर्ड लेबर? ये एक फॉर्म ऑफ बेगारी होता है। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, लोगों को ना वेजेस नहीं दी जाती हैं, बस उनको क्या खाना और रहने के लिए जगह मिल जाएगी, बाकी आपको काम करते रहना है ना। जैसे एनिमल्स को ट्रीट करते हैं ना, वैसे करते थे वो। और ये इंडेंजर्ड लेबर्स हो जाइए, बेसिकली ओवरसीज जाते थे, मतलब इंडिया से इनको लेके बाहर अमेरिका में ले जाते थे, है ना। और वहाँ पे बस इनको खाना और वो देते थे विदाउट वेजेस, है ना। तो ये था इंडेंजर्ड लेबर। महात्मा गांधी ने काम तो किया था इसमें। दूसरा क्या है, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो पहली वर्ल्ड वॉर में तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश, है ना। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा कि ही डिड नॉट सपोर्ट, तो ये तो गलत है। दूसरा अगर गलत हो जाता है तो, एक मिनट, दूसरा अगर गलत हो जाता है तो हम ये गलत कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं और ये गलत कर देते हैं। तो आंसर तो अपना आ गया, बी आ गया, है ना। बी आंसर आ गया। कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। दैट इज करेक्ट। दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है तो बस आंसर बी हो गया, और किसी में दिमाग लगाना नहीं है ना। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने रहते हैं, है ना, प्रीलिम्स के। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। फ्रैंकोसिस बर्नियर, बतिस्ता, ट्रावेनियर, थेवेनॉट या फिर कैरे। तो इनमें से बेसिकली जीन, हाँ इन्होंने ही किया था, जीन बाप्तिस्ते त्रावनियर, इन्होंने ही इस बारे में बात किया था, क्योंकि बाकी तो मेरे को लग नहीं रहा। इन्होंने ही किया था, यही आंसर है इसका, बी ही आंसर है। सॉरी, टावर्नियर ने ही किया था, है ना। अब आपका होमवर्क ये है, आप क्या करोगे कि जो बाकी ऑप्शन है ना इनमें,
फ्रैंकोसिस बर्नियर, जीन दे थेवेनॉट और एबे बैथमली कैरे, इनके आपको कंट्रीब्यूशंस बताने हैं। ये बेसिकली मुग़ल के टाइम्स के हैं सारे, है ना। ये भी मुग़ल के टाइम के हैं आई गेस, और ये भी मुग़ल के टाइम के ही हैं। उस टाइम इन्होंने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था। अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वहाँ पे जो पॉवर्टी थी और जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी उनके बारे में उन्होंने लिखा था। तो आपको ये देखना है जाके कि इन तीनों ने क्या क्या लिखा है ना। और मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या क्या लिखा है इन तीनों ने, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडियरी अलायंस में क्या अप्लाई क्या अप्लाई नहीं होता है ना। व्हाट डज नॉट अप्लाई, क्या अप्लाई नहीं होता है ना। अच्छा, सब्सिडियरी अलायंस आपको पता है ना क्या होती है सब्सिडियरी अलायंस? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब रूलर्स को ये बोलती थी कि भाई आप किसी भी फॉरेन स्टेट से हमसे बिना पूछे आप रिलेशन नहीं रखोगे, कोई ट्रीटी साइन नहीं करोगे, और जो आपकी आर्मी होगी वो भी हम अपॉइंट करेंगे, हम आपकी आर्मी को अपॉइंट करेंगे और उसके लिए भी खर्चा आप ही दोगे, हम नहीं देंगे। वो आपको प्रोटेक्ट करेगी बट आप हमारी आर्मी रहेगी वो, है ना। ये था सब्सिडियरी अलायंस। तो पहला क्या है, विच इट डज नॉट अप्लाई बोल रहा है ना। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, तो ये तो सही है। लार्ज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो रूलर जो था वो उसका पेमेंट करता था, है ना। तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी सही है। ठीक है भाई, नेपोलियन का इन्वेजन का डेंजर था तो इन्होंने सारे स्टेट्स को वो सिक्योरिटी दी हुई थी, है ना। उसके बाद टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो इसमें कोई इनकम तो थी नहीं कंपनी की, इनकम काहे की है कंपनी की। इसमें जो ये देखो, ये जो फोर्सेस हैं ये इनका मेंटेनेंस करने के लिए रूलर को पैसा देना पड़ता था। ये कोई इनकम थोड़ी थी कंपनी के लिए, है ना। समझ में आ रहा ना, ये कोई इनकम थोड़ी थी कंपनी के लिए। तो ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। डी देख लेते हैं। टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, ये भी सही है। ब्रिटिश को पैरामाउंट माना गया था, है ना, कि भाई आप हमारे अंडर हो, है ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो उस टाइप से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट करेक्ट। So these were some of the questions. Thank you so much guys for listening to the lectures so patiently. For more such lectures you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review, the link is in the description, and explore our YouTube. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, है ना। और तब तक आप पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑल दिस टाइम, and I'll see you in the next lecture. Bye bye and take care.